Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ई पाठशाला के चैनल पे आप क्लास 11th की ज्योग्राफी सीख रहे थे, चैप्टर 3। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है। वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने भूकंप सूचक यंत्र से रिलेटेड बातें करी थी और ये बताने की कोशिश करी थी कि जो धरती के इंटीरियर पार्ट पे जो भी कंपन पैदा होता है, जो भी मतलब एक मैं कह सकता हूँ शिवर फील होता है, वो कहीं ना कहीं सिस्मोग्राफ के द्वारा ही पता चलता है। तो सिस्मोग्राफ से हमें ये पता चलता था कि बॉडी वेव्स धरती के अंदर जो तरंगे होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ना था और सरफेस वेव जो था उनके बारे में हमने पढ़ना था। बॉडी वेव्स वो होती हैं धरती के अंदर पी वेव्स में और एस वेव्स के शेप में होते हैं, जबकि सरफेस वेव जो होते हैं एल वेव्स और आर वेव्स के शेप में होते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हम इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए हमें बॉडी वेव्स के ऊपर ज़्यादा स्टडी करनी थी। यानी कि जो बॉडी वेव्स जो धरती के अंदर भूगर्भिक तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं, तो उसके बारे में हमने स्टडी हमने करनी है। ठीक है, तो सभी को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा आई होप। तो बॉडी वेव्स पी वेव और एस वेव के शेप में होते हैं। आपको पिक्चर में बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, तो बॉडी वेव्स क्योंकि धरती के अंदर होते हैं इसीलिए ये तरंगे धरती के अंदर से रिफ्लेक्ट होकर निकलती हैं। दो टाइप की तरंगे हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। तो सबसे पहले पी वेव्स की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से चलने वाली वेव्स के रूप में होती है, यानी कि एस वेव्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो पी वेव्स बहुत तेज़ी से चलती हैं धरती के अंदर से और सबसे पहले ये सतह पर यानी कि इस ऊपर वाले पार्ट पे धरती के लिथोस्फीयर वाले पार्ट पे सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, अब इसकी खासियत सबसे पहले पहुंचने की है और साथ साथ ये कहीं से भी ट्रैवल कर लेती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, है ना, किसी भी फॉर्म में हो, ये उनसे बहुत आसानी से निकल जाती हैं। दैट इज़ वैसे प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साउंड की तरह लगता है, इसलिए साउंड वेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो सिस्मोग्राफ जो बनते हैं वो साउंड की तरह बनते हैं। तो इसीलिए इसे पी वेव्स यानी कि प्राइमरी या साउंड वेव्स भी बोला जा सकता है। अब पी वेव्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम एस वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। एस वेव्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं सतह पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय लगाती है पी के कंपैरिजन में, और इसकी खासियत सिर्फ ये है कि सिर्फ ठोस पदार्थों के बीच से निकल के ही यात्रा करती हुई निकलती। दैट मीन्स अगर धरती के किसी भी इंटीरियर पार्ट से कोई भी हलचल हो रही है तो अगर वो स्लोली पहुंच रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एस वेव्स है। और एस वेव जब धरती के ऊपरी पार्ट पे पहुंचती है दोस्तों तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसीलिए जब ये बहुत धीरे धीरे पहुंच रही थी और धरती के इंटीरियर पार्ट से कोई सामान निकल के आता था तो साइंटिस्ट ने एस वेव्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करी, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल से ही होता हुआ गुजरता है। तो सॉलिड मटेरियल जब धरती के बाहर निकलेगा, सरफेस के हिस्से पे निकलेगा दोस्तों, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर पढ़ना था हमें इसीलिए। अच्छा, अब बात करते हैं सरफेस वेव्स के बारे में। सरफेस वेव एल शेप में होती है, जैसे आप लव वेव्स भी बोलते हैं, और दूसरा आर वेव्स आप देख सकते हैं, जैसे आप रे लेग बोलते हैं। क्या बोला जाता है तो आप इसे स्टडी भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो, लेकिन सरफेस वेव्स के बारे में इस चैप्टर में कम दिया हुआ है। अच्छा, सरफेस वेव्स के बारे में बताना इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि सिस्मोग्राफ के ऊपर इसकी जब रिपोर्ट आती है ना तो ही ये पता चलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सरफेस वेव बहुत ख़तरनाक होती है, यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक होता है और बहुत सारे स्ट्रक्चर में चट्टानें गिर जाती हैं। तो जो धरती के ऊपर आप वेव देखते हैं, जो कंपन आप शिवर होता हुआ देखते हैं, वो सरफेस वेव वाला ही होता है और बहुत ख़तरनाक होता है। अब हम बात करते हैं शैडो क्षेत्र के बारे में। शैडो दोस्तों वो क्षेत्र है जहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी कंपन हो रहा है, चाहे वो पी वेव्स में हो रहा हो, चाहे वो किसी भी वेव्स में एस वेव्स में कंपन में आ रहा हो। तो पी वेव्स में ये धरती की सतह पे सबसे पहले पहुंचने वाले कंपन में से होता है और एस वेव जो होता है वो बहुत धीरे धीरे पहुंचता है।
लेकिन जिन क्षेत्रों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है उसे हम छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है, इसे आप सिंपल समझ सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अगर धरती से चाहे पी वेव्स आ रही हो, चाहे एस वेव, चाहे एल और चाहे आर वेव्स आ रही हो, लेकिन धरती पे अगर कंपन हो रहा है तो भूकंप का नाम ही कहलाएगा। तो भूकंप के भी टाइप होते हैं, भूकंप के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेक्टोनिक समझना है, जैसे आप विवर्तनिक भूकंप बोल सकते हैं। इसमें चट्टानें जो होती हैं, जो सॉलिड रॉक्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से खिसक जाती हैं, जिससे अर्थक्वेक पैदा होता है। जबकि दूसरा वोल्केनिक अर्थक्वेक होता है। इसमें क्या होता है, धरती के निचले हिस्से से गर्म मलबा जो है वो बाहर आके निकलता है। और दोस्तों, ये उन इलाकों में ज़्यादा भूकंप पाए जाते हैं जहाँ पे वोल्केनोस की मात्रा या धरती के अंदर गर्म जो लावा होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ये भूकंप ज़्यादा आते हैं। दूसरा कोलैप्स, इसमें क्या होता है, कोलैप्स मैंने एग्ज़ाम्पल दूसरा लगाया हुआ है, लेकिन कोलैप्स का मतलब आप ये समझिएगा, जहाँ पे कोल माइंस होती हैं वहाँ पर बहुत गहराई में खोदने की वजह से कभी कभार क्या होता है, जिस हिस्से को हमने छोड़ दिया है, मान लीजिए कि आप खुदाई कर रहे हैं और आपने छत वाला हिस्सा छोड़ दिया है और वो छत इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो छतें गिरने लग जाएं, तो इसकी वजह से आप देखते हैं कोल माइंस कभी दब जाती हैं, है ना। तो इसीलिए इसे कोलैप्स अर्थक्वेक के नाम से जाना गया है। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोटक होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस के हिसाब से जो भी हम वो करते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं, और जब धरती पे कोई भूकंप होता है तो उसे हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट आसपास के इलाकों में होता है ना। तो जैसे कि चाहे हमने पोखरण में करा हो, चाहे हिरोशिमा नागासाकी के जब उन्होंने बम फेंका था अमेरिका ने, जब उससे एक्सप्लोजन मतलब वो भी हुआ होगा, है ना। दूसरा आता है रिजर्वर इंक्रीडेड, मतलब इसे हम जलाशय प्रेरित बोलते हैं हिंदी में, इंड्यूड, रिजर्वर इंड्यूड। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर जलाशय यानी कि जहाँ पे रिजर्वर होता है, यहाँ पे पानी के डैम बने होते हैं, जब पानी के डैम टूट जाते हैं तो वहाँ पे भी अर्थक्वेक आ जाता है ना। तो उसी लिए हम इसे भी अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अर्थक्वेक को नापने के लिए एक तरीका बताया हुआ है, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उसकी मात्रा को जानते हैं कि किस मात्रा में आया है और कितनी तेज़ी से आया है। इसको नापने के लिए हमारे पास रिक्टर स्केल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि 1 से लेके अगर 10 तक गिनती कर लें हम, तो किस रिक्टर स्केल पे, किस लेवल पे क्या कहते हैं ये भूकंप आया है और ये कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए 2 चीज़ याद रखिएगा, मात्रा और उसकी तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, और साथ में मैग्नीट्यूड। 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम किसी भूकंप को मेजर कर पाते हैं। अब भूकंप से होने वाले बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे पृथ्वी का हिलना हो गया, ग्राउंड सेटलमेंट ख़राब होना हो गया, मड्स और स्लाइड्स, लैंड स्लाइडिंग हो जाना, है ना, मिट्टी का ख़राब हो जाना है, जो सतह जो होती है, ठंडी सतह, वो ख़राब हो जाती है, बांधों का टूट जाना, आग लग जाना, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाना, सुनामी आ जाना, किसी वस्तु का गिरना या इमारत का गिर जाना, ये सब अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट हैं। और अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट ज़्यादा अगर आपको जानने हैं तो आप गुजरात का अर्थक्वेक जान सकते हैं। दोस्तों, गुजरात का अर्थक्वेक कब आया था, जो हमारे भारत देश का सबसे ख़तरनाक अर्थक्वेक जाना जाता है, तो वो अर्थक्वेक कौन सा था? एक तो आप ये पता करिए कि वो अर्थक्वेक कौन सा था, और दूसरा आप ये पता करिए किस ईयर में वो अर्थक्वेक हुआ था गुजरात के अंदर। ठीक है, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो के 3rd पार्ट में, जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, एंड वी फिनिश दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।